हेलो दोस्तों। तो आज हम रिवीजन करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स का। तो रे ऑप्टिक्स का रिवीजन करने वाले हैं आज हम। तो रे ऑप्टिक्स में स्टार्ट करते हैं हम। रे ऑप्टिक्स में जैसे कि कई टॉपिक हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से? प्लेन मिरर से। हम स्टार्टिंग करने वाले हैं प्लेन मिरर से। रे ऑप्टिक्स हम स्टार्टिंग करने वाले हैं प्लेन मिरर से। कुछ पॉइंट्स मैं बोलता चलूँगा, कुछ लिखता भी चलूँगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जिससे मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मैं भी यही एस्पिरेंट ही हूँ। और आपका भी हो जाए तो अच्छी लगे वीडियो तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कमेंट करके बता देना। अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो कुछ तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मैंने सलीम सर की शॉर्ट नोट्स में वैसे मैं रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बोर हो रहा हूँ, मन नहीं कर रहा, इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। उसको यूट्यूब पे भी डाल दूँगा अगर किसी की हेल्प हो जाए तो इमेज फॉर्मेशन सबसे पहले पढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर पढ़ेंगे तो प्लेन मिरर जो है रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता है। अगर जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही दूरी पर इमेज बनती है। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है हमारा, मान लो ये x दूरी पर रखा है ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी हमारी यहाँ पे x दूरी पर ही बनेगी। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर विल बी एट सेम डिस्टेंस एंड सेम साइज। सेम साइज की ही बनेगी, ठीक है। और उसके बाद अगर तुमसे जैसे कहे, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आता है, हम अगर मिरर हमारा आधा अधूरा, मान लो ये मिरर पूरा नहीं है, आधा अधूरा मिरर है, ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ रखा है। अगर इसकी इमेज भी वहीं बनेगी जहाँ पे, जो अगर पूरा मिरर होता ना, जहाँ पूरा मिरर इमेज बनाता, तो वहाँ आधा मिरर भी वहीं इमेज बनाएगा। अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ इमेज की, तो पहले ट्रांसवर्स प्लेन में, यानी कि परपेंडिकुलर में, यानी कि मान लो ये अगर मिरर रखा है आपके यहाँ पे, और ये हमारे यहाँ इस लाइन के अबाउट ऑब्जेक्ट रखा है, तो अगर हम ट्रांसवर्स प्लेन की बात करें तो मतलब ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट, जैसे स्पीड से ऑब्जेक्ट होगा वही वही स्पीड इमेज की भी होगी, ठीक है। अब पहले लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में बात करें, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में अगर हम लॉन्गिट्यूडनल प्लेन की बात करें, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल प्लेन का मतलब है अगर ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है तो इमेज उसकी इधर चलेगी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। ये फॉर्मूला है इसमें रे ऑप्टिक्स में प्लेन मिरर के लिए। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर में हम एफ और आर में रिलेशन होता है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल, मतलब हमें स्फेरिकल मिरर पढ़ना है। स्फेरिकल मिरर पढ़ना है अब हमको। स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले रिलेशन आता है, एफ जो होती है वो r/2 के बराबर होती है, ठीक है। एफ असली फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू r माइनस r/2 cos थीटा, लेकिन थीटा हमारा वेरी स्मॉल होता है, तो इसलिए हम एफ इज इक्वल टू r/2 हो जाता है हमारा। तो मिरर फॉर्मूला होता है, एक मिरर फॉर्मूला होता है 1/v इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगर शॉर्ट में बात करें तो यू एफ बटे यू माइनस एफ, ये फॉर्मूला होता है इमेज डिस्टेंस का। साइन कन्वेंशन की अगर बात करें तो साइन कन्वेंशन में आगे वाली साइड को हम पॉजिटिव मानते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो अगर हमें ये मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है हमें, तो इसको मेजर करने के लिए पीछे आना पड़ेगा, तो हम यू को हम नेगेटिव लेंगे यहाँ पे। और इमेज मान लो आगे जाके बनती है, कहीं यहाँ पे बन जाती है, तो अब हमें आगे जाना पड़ रहा है आगे की तरफ, तो हम बी को का साइन यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन जो होता है इसमें होता है माइनस बी बाई यू के बराबर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबको पता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन इन द सेम प्लेन, ठीक है। साइन कन्वेंशन यही है, जिस तरफ इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, उस हिसाब से यू वी एफ का साइन आपको डिसाइड पुट करना है। तो इमेज फॉर्मेशन
अब वो आपने 7वीं 8वीं क्लास में पढ़े होंगे, वो अगर इस जगह पोजीशन पे रखा है तो वहाँ बनेगा, वहाँ बनेगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। अब हम प्लेन मिरर के कारण कुछ डेविएशन के फॉर्मूला हैं इम्पोर्टेंट। प्लेन मिरर के कारण एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन कितना होता है एंगल ऑफ डेविएशन, बस सिंगल मिरर होता है 180 माइनस 2i। तो प्लेन मिरर के कारण एंगल ऑफ डेविएशन होता है 180 माइनस 2i। प्लेन मिरर के कारण एंगल ऑफ डेविएशन होता है 180 माइनस 2i। डेविएशन ड्यू टू प्लेन मिरर होता है, ये होता है डेविएशन ड्यू टू प्लेन मिरर, ठीक है। अगर हमें थीटा के टर्म्स में रखना है, मान लो ये है प्लेन मिरर, यहाँ से ये नॉर्मल है, यहाँ से इंसिडेंट रे आई थीटा एंगल पे, सॉरी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई मान लो आप इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हो जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो जाएगा, और ये थीटा है, थीटा फ्रॉम द पार्टिकल, ये वाला एंगल है थीटा। आपके लिए मैं साफ एक डायग्राम बना देता हूँ क्लीन वाला। यहाँ से रे आई यहाँ गई, रिफ्लेक्ट हो गए, ये 90 डिग्री मान लो, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। अगर इसके टर्म्स में हमें एंगल ऑफ डेविएशन लिखना है तो 360 माइनस 2 थीटा हो जाता है, और हमें अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस के टर्म्स में डेविएशन लिखना है तो 180 माइनस 2i हो जाता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा मोटा कर लेता हूँ, थिक कर लेता हूँ, ठीक है। ये तो था हमारा प्लेन मिरर के बारे में, लेकिन अब प्लेन मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ये मैंने आपको पहले बताया होगा थोड़ा सा आगे वीडियो में। तो प्लेन मिरर के जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये आधा अधूरा मिरर दे रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ रख रखा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहाँ रख रखा है, और आधा अधूरा मिरर दे रखा है, 60 डिग्री पे दे रखा है, मान लो ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे रखा है ऑब्जेक्ट। तो क्या करना है, दो इंपॉर्टेंट है इसकी चीज़ें। मिरर आधा अधूरा होता है, पूरा कर लो पहले, आधा अधूरा मिरर को पूरा ड्रॉ कर लो। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो मिरर पे। जैसे मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था तुम्हारा, तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। और तुम्हारा मिरर जैसे भी दे रखा है, कंपोनेंट ले लो, जैसे कि 10 मीटर दूर देखा, मान लो ये यहाँ पे 10 मीटर दूर भी था और 60 डिग्री एंगल था, तो 10 cos 60 10 sin 60, उसी के हिसाब से सेम डिस्टेंस पर इमेज बन जाएगी। तो इमेज फॉर्मेशन से आप दूरी भी निकाल सकते हो इमेज की, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस की बात करें, नहीं स्फेरिकल मिरर कौन के, अब बात करते हैं कौन के स्फेरिकल मिरर्स की, कौन के मिरर्स में, कौन के मिरर्स में। तो कौन के मिरर्स में क्या होता है, कौन के मिरर्स में सबसे पहले मैग्नीफिकेशन, वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात करें, वेलोसिटी इमेज का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, वो होता है विद रेस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर इन। ये साफ जब पैरेलली चल रहे हैं ना, पहले मान लो ये है, तो जब हम यूँ चलेंगे ना, ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब हम पैरेलल चल रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, ये फॉर्मूला ये वेलोसिटी ऑफ इमेज के लिए तब है। लेकिन अगर हम इसके लॉन्गिट्यूड, इस प्लेन में लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में चल रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में चल रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, इस डायरेक्शन में चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में है, तो फॉर्मूला हमारा लग जाता है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू एम टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। ये फॉर्मूला, इसमें कोई साइन, जो जिस डायरेक्शन मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में इमेज भी मूव करेगी, ठीक है। अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर मैंने मिरर के सामने चुन्नी सी ऑब्जेक्ट लिटा दी, मतलब अगर कोई मान ले ये मिरर है हमारा और छोटी सी ऑब्जेक्ट जिसका एल लेंथ बहुत ही छोटी है, मिलीमीटर में मान ले, और इसकी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, तो इमेज की लेंथ जो बनेगी वो एम स्क्वायर टाइम्स हम लिख देंगे, एम स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी इमेज की लेंथ। अगर दो रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बनानी है तो पहले रिफ्लेक्शन के बाद दूसरे रिफ्लेक्शन पर रेज को ऑब्जेक्ट पर टर्मिनेट करो। अगर हमने छोटे से ऑब्जर्व, ठीक है, मान लो अगर हमें दो रिफ्लेक्शन, क्वेश्चन में कहा गया है कि दो रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बनानी है, तो पहले रिफ्लेक्शन के बाद दूसरे रिफ्लेक्शन पर ही रेज को ऑब्जेक्ट पर, दूसरे रिफ्लेक्शन में रेज को टर्मिनेट करना है ऑब्जेक्ट पर, तभी हमारी दो रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जेक्ट पर इमेज बन पाएगी। ये हो गया। अगर हमने छोटे से वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट को उनके मिरर के सामने रखा तो वॉल्यूम ऑफ इमेज एम की पावर 4 टाइम्स हो जाएगा। मान लो ये हमारा मिरर है और यहाँ पे छोटा सा ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है,
तो इसका जो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट हो, वॉल्यूम जो इमेज का होगा वो m⁴ टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दोस्तों प्लीज़ राइटिंग पे ध्यान मत देना, पर आप सुनो जो मैं बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। सलीम सर के नोट्स हैं, ये मेरे नहीं है। ऑल क्रेडिट गोज़ टू सलीम सर। मैंने तो बस शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में लिखा था रिवीजन के लिए, और मेरा भी हो रहा है। थैंक यू। तो दोस्तों मैं लिखूँगा कम, बोलूँगा ज़्यादा, तो लिसन केयरफुली, ठीक है। तो अगर रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बनानी है तो पहले रिफ्लेक्शन के बाद दूसरे रिफ्लेक्शन पर ही रेज को ऑब्जेक्ट पर टर्मिनेट करा दो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट वाली होगी। अगर हमने छोटा सा वॉल्यूम रखा है, अगर हमने छोटे से वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट कौन के मिरर के सामने रखा है तो वॉल्यूम ऑफ इमेज m⁴ टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर 3 रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बनानी है, तो 2 कंडीशन रिक्वायर्ड। अगर मान लो आपको 3 रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बनानी है, 3 रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बनानी है आपको। कितने रिफ्लेक्शन के बाद? 3 रिफ्लेक्शन के बाद। तो मिरर के द्वारा पहले मिरर के द्वारा बनाई गई इमेज को दूसरे मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर बनवा दो। मान लो पहले मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई गई है ना, तो वो कहाँ पे है? या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होनी चाहिए दूसरे मिरर के द्वारा। तो पहले मिरर के द्वारा बनाई गई इमेज को दूसरे मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनवा दो, क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर जाएगी तो ऐसे ही लौट के आ जाएगी, तो वहीं पर ऑब्जेक्ट पर जाके इमेज बन जाएगी। या फिर फर्स्ट मिरर के द्वारा बनाई गई इमेज दूसरे मिरर के पोल पर होनी चाहिए, ताकि वो लौट के आ जाए और वहीं ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बन जाए। तो अब इम्पोर्टेंट है, अब पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्शन। प्लेन सरफेस में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जैसे कि हमारा स्नेल्स लॉ होता है μ1 sin i = μ2 sin r। ये सबको पता है, μ1 sin i = μ2 sin r होता है। ये फॉर्मूला सबको पता है बिल्कुल, ठीक है। स्नेल्स लॉ जैसे कि sin i by sin r, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आते हैं। sin i by sin r = μ2 by μ1 हो गया। और म्यू बराबर हमको पता है, म्यू बराबर होता है c/b। तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b। तो यहाँ पे अगर sin i by sin r अगर μ2 by μ1 के बराबर है, तो μ2 by μ1 किसके बराबर हो जाएगा? b1/b2 के। μ2 by μ1 हो जाएगा b1/b2 के बराबर, और यही λ1 by λ2 के बराबर होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने जितने भी सवाल आएगा उससे बता रहा हूँ, इसका बहुत यूज़ आता है, ठीक है। रियल एंड एपरेंट डेप्थ की बात करें तो एपरेंट डेप्थ जो होती है, रियल डेप्थ को म्यू से डिवाइड कर दो, जिस मीडियम में कॉइन रखा है या कुछ भी चीज़ देखनी है तो उस मीडियम के म्यू से डिवाइड कर दो। रियल डेप्थ जितनी है, मान लो h है, मान लो ये है कंटेनर, इसमें कॉइन रखा है हमारा, एक कॉइन रखा है और इसकी हाइट h है। तो अगर हमें रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ देखनी है, तो रियल डेप्थ को उसके म्यू से, जिस मीडियम में प्लेस है उसके म्यू से डिवाइड कर दो। उसी प्रकार ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला होता है हमारा। ऑप्टिकल पाथ मतलब हवा में मीडियम के अंदर कितना चला है, म्यू इंटू ओरिजिनल पाथ लेंथ हवा में कितना चला है, उसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दो मीडियम के से, तो हम ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकाल लेंगे। रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिए भाई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म में कुछ ज़्यादा नहीं है। प्रिज्म में केवल इतना है, पहले मान लो प्रिज्म के क्वेश्चन को करने के लिए, अगर तुमको प्रिज्म का क्वेश्चन करना है तो पहले सरफेस पे रिफ्लेक्शन, पहले सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाना, दूसरे सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाना है। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन यही है। अगर मिनिमम डेविएशन हो रहा है तो R1 बराबर R2 = a/2 हो जाएगा। R1 = a/2 हो जाएगा। और I जो है इंसिडेंट एंगल जो है जो a प्लस मिनिमम डेविएशन बाय 2 बन जाएगा, ठीक है। म्यू का फॉर्मूला भी होता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालना है हमें प्रिज्म का, तो उसका फॉर्मूला होता है sin a प्लस डेल मिनिमम बाय 2 डिवाइडेड बाय sin a/2, ठीक है। ये हो गया। अगर हमको थिन प्रिज्म की बात करें, अगर हम थिन प्रिज्म की बात करते हैं, थिन प्रिज्म के लिए जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म, थिन प्रिज्म वो है जिसका एंगल, ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, तो ये बहुत छोटा होगा। तो मिनिमम डेविएशन क्या हो जाएगा हमारा,
मिनिमम डेविएशन हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए है एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा वाला, तो ये है मिनिमम डेविएशन ये डेविएशन है ड्यू टू स्मॉल प्रिज्म। अब मिनिमम डेविएशन ड्यू टू स्मॉल प्रिज्म इतना ही होता है। प्लेन मिरर की मैंने बता दिया आपको, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है प्लेन मिरर का, दोस्तों प्लीज़ इग्नोर इट। अभी मैं इसी पे काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो प्लेन मिरर में एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, वैसे भी आप ट्राई भी कर सकते हो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर जो होती है ना, वो -10 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर है। अगर आप उसको रिलेटिव वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ से एक फार्मूला ड्राइव हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला आ जाएगा जैसे ही आप तुम फार्मूला लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स भी पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर अगर एट एन एंगल थीटा पे हैं, प्लेन मिरर एट एन एंगल थीटा पे, मान लें ये दो प्लेन मिरर हैं जो इंक्लाइन है एट एंगल थीटा है, इनके बीच के एंगल है। तो नंबर ऑफ इमेजेस मान लें एन है, एन नंबर ऑफ इमेजेस हैं। तो अगर 360 बाई थीटा करेंगे, अगर वो हमारा E1 आया तो नंबर ऑफ इमेजेस 360 बाई थीटा -1 यानी कि एक कम। अगर वो और आया तो नंबर ऑफ इमेजेस उतनी ही हो जाएंगी। अगर और आता है तो इसमें दो पॉसिबिलिटी बन जाती हैं। फिर अगर हमारा अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा है, अल्फ़ा बीटा मान ले, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर पर नहीं रखा है, तो नंबर ऑफ इमेजेस 360 बाई थीटा ही हो जाएंगी। लेकिन अगर उस पर रखा है, एंगल बाइसेक्टर पर रखा है ऑब्जेक्ट, तो 360 बाई थीटा में से एक कम करना पड़ेगा, उतनी नंबर ऑफ इमेज होंगे। अगर 360 बाई थीटा फ्रैक्शन आता है तो 360 बाई थीटा का आप GIF लेंगे अगर अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा है। अगर मतलब एंगल बाइसेक्टर पर नहीं रखा है तो हम GIF लेंगे, अगर एंगल बाइसेक्टर पर रखा है तो हम नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू पुट करेंगे, उतने ही नंबर ऑफ इमेज। इस पे मैं आपको सवाल करके तो नहीं दिखा सकता क्योंकि टाइम की बहुत कमी है, मेरा एडवांस का पेपर है अभी कुछ दिनों बाद, तो मेरे को ऐसा ही रिवीजन करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी पढ़ने का, इसलिए मैं ऐसा ही पढ़ने की ट्राई कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें रिवीजन भी हो रहा। अब अगर हम ग्लास स्लैब की बात करें, ग्लास स्लैब के बारे में आपको पता होगा, ग्लास स्लैब केवल लेटरल शिफ्ट करता है, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं करता, केवल लेटरल शिफ्ट कर देता है ग्लास स्लैब। मतलब अगर रेज आई है मान लीजिए, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे जानी चाहिए थी, ये सीधी आती तो यहाँ जाती है, अगर यहाँ मतलब यहाँ पे हो गई है तो ये डेल्टा, ये एल कह देंगे हम इसको, ये शिफ्ट जो हुआ है ना इसको एल कह देंगे। तो एल का फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, हमारा हमारा टी इंटू साइन, नीचे लिखता हूँ मैं, टी इंटू साइन आई माइनस आर, बटे कॉस आर। ये फॉर्मूला होता है टी साइन आई माइनस आर बटे कॉस आर। भैया टी इज़ द थिकनेस ऑफ द, टी जो है वो इसकी प्रिज्म थिकनेस है ग्लास प्रिज्म की, मान लो ये इसकी थिकनेस टी है, ठीक है। साइन आई माइनस आर इंसिडेंट एंगल और आर रिफ्लेक्शन एंगल। तो ये हो गया हमारा ग्लास प्रिज्म भी ख़त्म। अगर हम ग्लास स्लैब में केवल शिफ्ट कर देता है ग्लास स्लैब, मतलब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ओ, और उसके आगे हमारा ग्लास स्लैब रखा है तो उसको शिफ्ट कर देगा, आगे शिफ्ट कर देगा। और शिफ्ट कितना करेगा, T1 - 1 बाय म्यू के बराबर शिफ्ट कर देगा, T1 - 1 बाय म्यू के बराबर शिफ्ट कर देगा उसको। नो इफेक्ट इन मैग्निफिकेशन एंड मोशन और मैग्निफिकेशन में कोई इफेक्ट नहीं डालता है। और शिफ्ट किस डायरेक्शन में करेगा, जिस तरफ इंसिडेंट रे निकल रही है उस ऑब्जेक्ट से उसी डायरेक्शन में उसको शिफ्ट करेगा, कितना, T1 - 1 बाय म्यू। मल्टीपल मीडियम की बात करें अगर हम, मल्टीपल मीडियम के केस की बात करें तो मल्टीपल मीडियम में अगर मान लो ये मल्टीपल मीडियम का केस ले लेते हैं यहाँ पे, और म्यू बने, यहाँ पे म्यू2 रखा है, यहाँ पे सिग्मा है, तो
कितना अपरेंट डेप्थ दिखेगी उसकी, तो अपरेंट डेप्थ होता है, अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट यानी कि म्यू ऑफ ऑब्जर्वर जिस मीडियम से हम देख रहे हैं डिवाइडेड बाई टी डिवाइडेड बाई म्यू वन प्लस, सॉरी यहाँ पे आ नहीं पा रहा है, म्यू टी डिवाइडेड बाई म्यू वन। ये इतना मोड थिक कैसे हो गया, इसको भी पतला करना पड़ेगा। फिलहाल म्यू टी बाय म्यू वन प्लस टी बाय टी टी टू टी वन बाय म्यू टू। मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे रखना है आपको। तो ये मान लो थिकनेस टी वन है इसकी, इसका मीडियम म्यू वन है, इसकी थिकनेस टी टू है, मतलब इतना हाइट तक बढ़ा है टी टू हाइट तक, और ये म्यू टू है। और यहाँ से कोई दिख रहा है, मान ले ऑब्जर्वर यहाँ से दिख रहा है, तो म्यू ऑफ ऑब्जर्वर आ जाएगा। बहुत ही ईजी है दोस्तों मेरे लिए तो, अगर आप देख लो क्योंकि मैं 1000 बार रिवीजन कर चुका हूँ। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो शायद आ जाएगा आपको। टूल्स फॉर प्रिज्म सवाल, प्रिज्म के सवाल करने के लिए मैंने बताया था पहले सरफेस पर, दूसरे सब्जेक्ट पर सरफेस पे रिफ्लेक्शन लगाना है आपको। क्या लगाना है, लॉ स्नेल्स लॉ लगाना है। और R1 प्लस R2 जो है वो एक बराबर होता है। डेविएशन इसमें जो प्रिज्म में होता है वो होता है I प्लस ई माइनस ए, आई प्लस ई माइनस ए होता है डेविएशन प्रिज्म के केस में। याद रहे सेकंड सर्फेस पर टी आई आर तो नहीं हो रहा है। अगर सेकंड सर्फेस पर टी आई आर करवाना है तो साइन थीटा सी को क्या लिखना है तुमको, म्यू छोटा बटे म्यू बड़ा, म्यू छोटा बटे म्यू बड़ा। और टी आई आर हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब हमारी रे इंसिडेंट रेज हैवी मीडियम से, यानी कि हैवी मीडियम से थोड़े हल्के मीडियम में जा रही हो, मतलब डेंसिटी जिसकी कम हो, ऐसा कह लेते हैं। वो शब्द अभी आ नहीं रहा मेरे दिमाग में अभी। तो ग्राफ बिटवीन डेविएशन एंड आई, ये इम्पोर्टेंट है दोस्त, सच बता रहा हूँ मैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्राफ बिटवीन डेविएशन एंड आई, मतलब ये ग्राफ नहीं, मैं और कुछ कहना चाहता था। ग्राफ इम्पोर्टेंट है तो इतना नहीं है। मिनिमम डेविएशन तब होता है, ये डेविएशन इधर है, उधर आई इंसिडेंट एंगल है, तो डेविएशन मिनिमम क्या होता है जब आई इज टू यानी कि इमरजेंट रे का जो एंगल है, इमरजेंट रे का जो एंगल है, इमरजेंट एंगल बराबर इंसिडेंट एंगल के बराबर हो जाता है। डिस्पर्सन की बात करें तो जो वेवलेंथ होती है वो रेड की सबसे ज़्यादा होती है, रेड की वेवलेंथ। तो विबग्योर में इधर जाने पर वेवलेंथ बढ़ती है, तो इधर जाने पर जो टी आई आर है रेड का सबसे मुश्किल होता जाता है। तो रेनबो फॉर्मेशन में कभी भी देखा होगा आपने, तो रेड सबसे ऊपर पाया जाता है, और एट बॉटम पे हमेशा वायोलेट कलर पाया जाता है। और आपने ये केस तो पता ही होगा आपको, इम्पोर्टेंट रिजल्ट, मतलब ये सवाल ही है क्या ही है ये, खैर मतलब यहाँ पे ये है, यहाँ पे इतने में से ही सिर्फ बल्ब रखा है, इतने में से ही रेज बाहर जा सकती हैं, तो यहाँ पर टी आई आर का कॉन्सेप्ट लगता है बस। इसका इम्पोर्टेंट रिजल्ट ये है 1/√μ² माइनस 1 इज इक्वल्स टू R बाय डी। डी यहाँ पे ये हाइट है। आज सिर्फ मैं बोलूँगा दोस्तों, तुम सुनना हो तो सुनो। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं लेंस मेकर फार्मूला की, बात करते हैं, और रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस। तो रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस में म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर इज इक्वल्स टू म्यू टू बाई बी माइनस म्यू वन बाई यू, ये होता है रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस। और एक लेंस मेकर फार्मूला होता है 1/f म्यू माइनस 1/r 1 माइनस 1/r 2। लेंसेज की बात करें तो कॉम्बिनेशन, अगर थिन लेंसेज कॉन्टैक्ट में तो पावर नेट को हम P1 प्लस P2 प्लस P3, और इसी प्रकार हम एफ इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। पावर ऑफ लेंस होता है 1/f। तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस की अगर बात करें, सिल्वरिंग ऑफ लेंस में क्या होता है यार, ये इसको और मिटाओ भाई, कोई समस्या पे समस्या चल रही है जीवन में। दोस्तों टाइम ही खराब हो रहा है मेरा, मुझे पता है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि दिन में नींद आ रही है, पर सो नहीं सकता, क्योंकि सपने पूरे करने हैं अपने, इसलिए सो नहीं सकता। ठीक है।
तो अगर हम सिल्वरिंग ऑफ लेंस में एक फॉर्मूला होता है वन अपॉन एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/FM माइनस 2/FL। ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/FM माइनस 2/FL। 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/FM माइनस 2/FM। सिल्वर मतलब मान लो ये कोई लेंस है और यहाँ पे ये पीछे से सिल्वर कटती है, तो इसकी नेट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या लिखेंगे? 1/, फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2/, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये हम लिख सकते हैं 1/, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। इसको आप दो का कॉम्बिनेशन समझ सकते हो दोनों ईयर में, ये लेंस का प्लस ये मिरर का, तो इसका नेट इक्विवेलेंट फार्मूला भी लगा सकते हो और आपको दो को रेट करके आप एफ इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो। 1/, डायरेक्ट फार्मूला याद करो, मैं तो प्रीफर करूँगा 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/FM माइनस 2/FL। मैग्नीफिकेशन